नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप लोगों को पता है कि आने वाला 20 अगस्त 2021 को आप लोगों का UPSSC PET का एग्जाम होने जा रहा है और उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके होंगे क्योंकि समय बहुत ही कम रह गया है। लेकिन ऐसे में अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उनको कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी, कहाँ से पढ़ा जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे हम इतने कम टाइम में बहुत ही आसानी से बेहतरीन मार्क्स के साथ UPSSC PET को क्रैक कर सके। तो आप सभी लोगों की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज से आप लोगों के लिए 30 दिन का PET स्पेशल बैच लेकर के हम लोग लेकर आए हैं जो कि पूरी तरीके से फ्री होगा। और दोस्तों इन 30 दिनों में आप लोगों का UPSSC PET का संपूर्ण सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा। इसके अलावा 7 से 8 मैराथन क्लासेस भी आप लोगों को दी जाएगी। ये सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री में होगा और इतने बेहतरीन ढंग से होगा कि आप लोग अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकेंगे। दोस्तों ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस प्रतिदिन दोपहर में लाइव चलेगी 12 बजे पे और इसके बाद प्रतिदिन शाम को 6 बजे इसका प्रैक्टिस सेशन भी कराया जाएगा। यानी कि 12 बजे दोपहर को हम लोग पढ़ेंगे और फिर शाम को 6 बजे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। डेली का ये शेड्यूल होगा, 30 दिनों तक होगा और इस 30 दिनों तक बिल्कुल एकदम पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ जाना है। ये जो सेशन होगा दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग आज से UPSSC PET की परीक्षा में आग लगाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों इस सेशन को, इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करना है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो को लाइक मैक्सिमम से मैक्सिमम देना है और अगर चैनल पे हमारे पहली बार आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब, मैं प्लीज फिर से कह रहा हूं, तुरंत सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं हमारे आज पहली क्लास की UPSSC PET को लेकर के। हाँ, एक चीज हो सकता है कि ये सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि हम एक बार में 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। जैसे कि आज का जो डे 1 का सेशन है, आज के इस डे 1 के सेशन में सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पूरा कवर करेंगे, साथ ही साथ वैदिक संस्कृति को भी पूरा हम लोग कवर करेंगे। तो सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन यार 1 महीने की बात है, सिर्फ 1 महीने थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट आप लोग दे दो। उसके बाद आज की जो मेहनत है ना वो आपकी जीत बताएगी, आपका जीत तय कर देगी कि आप लोग क्या करेंगे आगे फ्यूचर में चल करके। क्योंकि अभी ये जो 5 से 6 महीना है इस यूपी में, जानते हैं विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, वैकेंसीज की भरमार आने वाली है। तो ये 5 से 6 महीने दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ढेर सारी वैकेंसीज आएगी और UPSSC PET का निकलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें 4 से 5 वैकेंसियां शामिल की जाएगी। इसलिए ध्यान से सिर्फ 1 महीना पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ लग जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के सेशन की। बात करें अगर सिंधु घाटी सभ्यता की, शुरुआत करने जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये पाकिस्तानी पंजाब में स्थित हड़प्पा के प्राप्त कांस्य युगीन नगरी संस्कृति है, ठीक है ना। और सबसे पहले इसकी खुदाई 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक है ना, और जो कि बहुत ही महान उत्खनन करता हुए। और जब ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब इसकी खुदाई करवाई तो खुदाई के दौरान इनको हड़प्पा संस्कृति की मोहर मिली। और वो जो मोहर मिलती है उस मोहर में एक वृषभ का चिन्ह होता है। वृषभ मतलब बैल, ठीक है ना, उसमें एक वृषभ का चिन्ह बना हुआ था और साथ ही साथ कुल 6 अक्षर उसमें अंकित थे। लेकिन अभी तक उसका कोई महत्व समझ में नहीं आया है, तो इसलिए इस बात को यहां पे खत्म कर दी गई थी। उसके बाद कई सालों के बाद वर्ष 1921 में, कब, वर्ष 1921 में जब भारतीय पुरातत्व विद्वान यानी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम दयाराम साहनी था, इन्होंने वर्ष 1921 में हड़प्पा की खुदाई शुरू की। और जब इन्होंने हड़प्पा की खुदाई शुरुआत की तब इसकी संभावनाओं पर चर्चा होने लगी, ठीक है ना। और इसके बाद दयाराम साहनी के बाद एक और अन्य इतिहासकार भी थे जिनका नाम राखलदास बनर्जी था। तो राखलदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई, ठीक है ना। और दोस्तों इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के बाद यह मान लिया गया कि यह सिंधु नदी के, ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी का सभ्यता या सैंधव सभ्यता रखा गया, ठीक है ना। एक एक पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है मैं हर एक पॉइंट्स को कराता जाऊंगा, बस ध्यान से केवल आप ईयरफोन लगा के सुनते भी जाओगे ना तो भी आपको बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं सारी चीजें अभी की क्लास में ही रटाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें इसके भौगोलिक विस्तार की, सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये आप एक मैप के थ्रू आप इसमें आप समझ सकते हो कि सैंधव जो सभ्यता जो है, ठीक
ठीक है ना। सैंधव सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है ये उत्तर में मांडा से लेकर, मांडा आपका कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो उत्तर की दिशा में मांडा से लेकर के यहाँ दक्षिण में दैमाबाद तक फैला हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दक्षिण में दैमाबाद तक फैला हुआ है। ये दैमाबाद नर्मदा नदी के मुहाने पर बसा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद पश्चिम में सुतकागे डोर से लेकर के इधर पूर्व में आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। मतलब उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। कहां पे? पूर्व में यानी ईस्ट में। और दोस्तों पश्चिम में ये बलूचिस्तान में एक जगह है सुतकागे डोर, वहां तक फैला हुआ है, ठीक है ना। और अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें, उत्तर दिशा की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर के मांडा से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ था, ठीक है ना। और अगर हम इसके पूरा क्षेत्रफल की बात करें, टोटल एरिया की अगर हम बात करें, तो इसका जो टोटल एरिया है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। कितने का? 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है ना। और जब ये सिंधु घाटी सभ्यता में जब जो मिले अवशेष, उस अवशेषों में जब कार्बन डेटिंग की गई, कार्बन डेटिंग क्या है? ये एक प्रकार की विश्लेषण पद्धति हुआ करती है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उम्र का पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब कार्बन 14 जब किया गया, ठीक है ना, तो ये बताया गया कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका माना गया। लेकिन अलग अलग विद्वान जो थे उन सभी लोगों का अलग अलग अपना मत था, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसका काल निर्धारण किया। जैसे कि आपके जॉन मार्शल साहब थे, तो इन्होंने कहा कि भाई जो ये सिंधु सभ्यता है ये 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच की है। वहीं पे अर्नेस्ट मैके ने कहा कि ये 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच में है। और माधव स्वरूप वत्स साहब ने कहा कि 3500 से 2700 ईसा पूर्व के बीच में है। और वहीं पे सीजे गैट ने कहा कि 2350 से लेकर के 1750 के बीच में इसका काल निर्धारित किया। और दोस्तों मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व इस सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया, ठीक है ना। और फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारित किया। लेकिन जो नए आंकड़े हमें मिले, उस नए आंकड़ों के अनुसार ये हमें पता चला कि ये जो सभ्यता है ये 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही थी। और 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के मध्य में ये अपने चरम सीमा पे थी या परिपक्व अवस्था में थी, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है जो उत्खनन जब उन्होंने करवाया, जब खुदाई करवाई, तो खुदाई के दौरान जो मानव कंकाल प्राप्त हुए यही इनका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और तमाम साक्ष्य जो हमें मिले उन साक्ष्यों से हमें यह पता चला कि मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या थी वो मिश्रित प्रजाति की थी। कौन सी मिश्रित प्रजाति थी? मिश्रित प्रजाति की थी, जिनके कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां, जो यहां नीचे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो 4 प्रकार के कम से कम जो प्रजातियां थी उनमें से एक थे आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन या फिर मंगोलियड, ठीक है। अब जैसे अलग अलग विद्वानों को हम लोग देखें तो अलग अलग विद्वान अलग अलग सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को मानते हैं। जैसे कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि जो आर्य हैं ये आर्य लोग सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं। वहीं पे गार्डन चाइल्ड की अगर हम लोग माने तो ये कहते हैं सुमेरियन सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं। और अगर व्हीलर की हम लोग माने तो व्हीलर कहते हैं कि दास एवं दस्यु ये प्रजातियां जो थी ये सिंधु सभ्यता के निर्माता थी। लेकिन वहीं राखल दास बनर्जी की माने तो ये कहते हैं कि द्रविड़ लोग सिंधु सभ्यता के वास्तविक निर्माता है, ठीक है ना। दोस्तों सिंधु सभ्यता के निर्माता को द्रविड़, ब्राह्मी, सुमेरिया, नृत्य, बाहिक, असुर, दारू, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया गया है। लेकिन अधिकतर विद्वान दोस्तों प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना करते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब आइए हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल के बारे में। किससे? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों इस सभ्यता से संबंधित जो पूरा स्थल है वो भारतीय उपमहाद्वीप के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। कहां से? भारत से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से इसके पूरा स्थलीय संबंध प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। अफगानिस्तान के मुंडीगाग तथा शर्तघोई या शोरतघोई, अफगानिस्तान के मुंडीगाग तथा शोरतघोई जैसे 2 हड़प्पाई बस्ती के साक्ष्य हमको मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों सिंधु सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर का, पूरब से पश्चिम तक यानी ईस्ट से वेस्ट के बीच में जो इसका फैलाव है वो 1600 किलोमीटर का है। और अगर नॉर्थ से साउथ की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ साउथ में 1400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और दोस्तों अगर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात करें तो सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल जो है वो नीचे बता रहा हूं मैं आप लोगों को। वो क्या है? पहला तो प्रमुख स्थलों में बलूचिस्तान आप ले लो, ठीक है ना। क्या ले लो? पहले आप बलूचिस्तान ले लो। अब दोस्तों
दक्षिण बलूचिस्तान में सैंधव सभ्यता के कई पुरास्थल स्थित हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण मकरान तट है। दोस्तों, मकरान तट पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से जो पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थान ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3 स्थान कौन से हैं? पहला है आपका सुतकागे डोर, जो कि दाशक नदी के मुहाने पर स्थित है। दूसरा है सुतका को, जो कि शादी कौर नदी के मुहाने पर स्थित है। और बालाकोट है तीसरा, जो कि विंदार नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तर पश्चिमी सीमांत के बारे में, तो दोस्तों यह कार्य सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होता है, जो अफगानिस्तान जाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्ग माना जाता है। ठीक है। और दोस्तों गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु पूर्व सभ्यताओं के निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के भी अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट स्थलों में अगर बात करूं सिंधु के प्रमुख स्थलों में, तो सिंधु एक हो जाता है। सिंधु में दोस्तों इसमें मोहनजोदड़ो, चन्हू दड़ो और जुडीरो दड़ो, आमरी, कोट दीजी, आली मुराद, रहमान ढेरी, राणा घुंडई इत्यादि क्षेत्र आया करते हैं। और अगर बहावलपुर की मैं बात करूं, ठीक है ना, ये भी बहावलपुर भी सिंधु के प्रमुख स्थलों में से एक है, हड़प्पा के प्रमुख स्थानों में से एक है। तो दोस्तों बहावलपुर में यहाँ के स्थल सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित है। कौन सी? सूखी हुई सरस्वती नदी के मार्ग पर स्थित है ये जो स्थान है। और दोस्तों ये जो मार्ग है, इस मार्ग को हम लोग हाकरा नाम से जानते हैं। और दोस्तों इस स्थल का नाम जो है कुंडवाला घेर है, जो कि बहुत ही बड़ा स्थान है। फिर दोस्तों सिंध पहुंच गए पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान के एकदम कॉर्नर में आ जाइए, बहावलपुर आ गए। अब बहावलपुर से एकदम कॉर्नर में आ जाइए, इंडिया में एंटर कर जाइए। तो इंडिया में एंटर करते ही सबसे पहले क्या पड़ गया? राजस्थान पड़ गया। मतलब देखना आप एक एक सीक्वेंस बनते जा रहा है, समझिएगा सीक्वेंस। पहले आपका क्या पड़ा? बलूचिस्तान पड़ा। फिर उसके सामने एकदम सीधे हम चलते चले आए तो यहाँ पे हमारा क्या पड़ा? उत्तर पश्चिमी सीमांत पड़ा। उसके बाद फिर हम सीधे चलते आए तो सिंधु पड़ गया पाकिस्तान में। सिंधु के बाद क्या पड़ गया? बहावलपुर पड़ गया। अब बहावलपुर के बाद यहाँ से दोस्तों कहां से मैं आपको मार्क करके बता रहा हूं, बहावलपुर था। उसके बाद ये रहा इंडिया का बॉर्डर। अब जो इंडिया के अंदर आप आ गए, तो इंडिया के अंदर आने के बाद यहां पे आप इंडिया के स्टेट में आ गए राजस्थान में। तो राजस्थान की जो है दोस्तों, ये यहां का स्थान भी बहावलपुर के स्थान के निरंतर क्रम में है। मतलब निरंतर क्रम में आप देख रहे हो, सीक्वेंस में है। ठीक है ना, जो कि प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित है। और दोस्तों ये जो क्षेत्र है राजस्थान के अंदर आने के बाद, यहां पे सरस्वती नदी को घग्गर नदी कहा करते हैं। ठीक है। और दोस्तों इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है वो कालीबंगा है। ठीक है। अब राजस्थान आ गए। अब राजस्थान आप आ गए तो यहाँ राजस्थान से थोड़ा सा नीचे आइए तो पड़ता है हरियाणा आपका। तो दोस्तों हरियाणा में भी है ये हड़प्पा के प्रमुख स्थलों में से एक, सिंधु के प्रमुख स्थलों में से एक। दोस्तों हरियाणा का महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता स्थल हिसार जिले में स्थित बनावली है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों मिथातल, बनावली, राखीगढ़ी तथा बालू नामक स्थलों का भी खनन किया जा चुका है। ठीक है ना। अब हरियाणा के बाद इधर पूर्वी ये पंजाब स्टेट पड़ जाता है। पंजाब के पूर्वी पंजाब की ओर हम लोग अब रुख करते हैं। अगर पूर्वी पंजाब की तरफ अगर हम लोग मुड़े तो इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ है। और इसके अलावा दोस्तों भी हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के हमें साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसके अतिरिक्त कोटल, निहंग, चक 86, ढेर मजरा आदि पुरा स्थलों से सैंधव सभ्यता से संबद्ध पुरा अवशेष प्राप्त भी हुए हैं हमें। ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाइए गुजरात की तरफ, नीचे की तरफ, राजस्थान से नीचे की तरफ आप आइए तो गुजरात पड़ता है। मतलब ये आपका अगर राजस्थान है तो राजस्थान से नीचे की तरफ जब जैसे ही आप आएंगे तो गुजरात पड़ता है। तो दोस्तों गुजरात के कच्छ में, सौराष्ट्र में तथा गुजरात के मैदानी भागों में सैंधव के 22 पुरा स्थल हैं, जिनमें से अकेले 14 क्षेत्र गुजरात के कच्छ के क्षेत्रों में स्थित है। और दोस्तों गुजरात में पाए गए प्रमुख पुरा स्थलों में से रंगपुर, लोथल, पाडरी, प्रभारू, पाटन, रोजदी, भगवतराव, सुरकोटरा, नागेश्वर, कुंतासी तथा धौलावीरा आदि है प्रमुख। ठीक है ना। अब उसके बाद गुजरात के बाद फिर आप साइड में आ जाइए, आ जाता है महाराष्ट्र आपका। तो महाराष्ट्र के दोस्तों दैमाबाद नामक पूरा स्थल से मिट्टी के कुछ ठीकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर दोस्तों चिर परिचित सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला है। और इसके अलावा पर्याप्त साक्ष्य तो हमें यहाँ पे मिल नहीं पाए महाराष्ट्र में। जो भी हमें सैंधव लिपि में मिले हैं तो वो पर्याप्त साक्ष्य नहीं था। तो इसीलिए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के कारण हम लोग ये कॉन्फिडेंट होकर के नहीं कह सकते कि जो सिंधु सभ्यता है इसका विस्तार महाराष्ट्र तक था। ठीक है ना। लेकिन मानते हैं फिर भी कुछ जो साक्ष्य हमें मिले उसके हिसाब से। और इसके अलावा दोस्तों यहीं पे ताम्र मूर्तियों के एक साक्ष्य मिले हैं। और इस ताम्र मूर्ति के जो साक्ष्य मिला है इसको हड़प्पा संस्कृति से संबंधित किया जाता है। और ये दोस्तों महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है ना।
अब दोस्तों आइए एक पॉइंट में अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि कौन थे स्थल को किसने खुदवाया है और उस जगह और वो जो स्थल है वो कहां पे है। तो पहले तो हड़प्पा की हम बात करें तो हड़प्पा की खुदाई कौन है, दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा कहां है दोस्तों, तो हड़प्पा है आपका मांटगोमरी जिला पंजाब में, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, पाकिस्तानी पंजाब, वहां पे स्थित है। ठीक है ना। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो खुदाई राखल दास बनर्जी ने करवाया था। और ये जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ये पाकिस्तान के सिंध जिले, पाकिस्तान सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। और अगर सुतकागे डोर की बात करूं तो इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो आरएल स्टाइन है। और सुतकागे डोर दोस्तों आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और चन्हू दड़ों की अगर मैं बात करूं तो चन्हू दड़ों की खुदाई किसने करवाई थी, तो एमजी मजूमदार ने करवाई थी। और ये दोस्तों सिंध में स्थित है। सिंध कहां है आपका, पाकिस्तान में है। और इसके अगर मैं रंगपुर की बात करूं तो रंगपुर के उत्खननकर्ता माधव स्वरूप वत्स है। और ये आपका रंगपुर दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है ना। और अगर कोट डीजी की बात करूं तो इसकी खुदाई या उत्खनन धुरिया ने करवाया था और ये भी पाकिस्तान के सिंध में है। और अगर रोपड़ की बात करूं तो रोपड़ की खुदाई वाईडी शर्मा ने करवाई थी और ये भी दोस्तों पंजाब के भारतीय पंजाब में स्थित है। और अगर कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा जो है इसकी उत्खननकर्ता अमलानंद घोष है। ठीक है ना। और ये कालीबंगा दोस्तों आपके राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। और अगर लोथल की मैं बात करूं तो लोथल जो है दोस्तों ये एसआर राव ने इसके उत्खनन करवाया था और लोथल आपका अहमदाबाद में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी की चीजें हैं इनमें से ये 3 इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। जैसे कि बनावली है तो बनावली के उत्खननकर्ता कौन है, आरएस विस्ट है। और ये बनावली आपका हरियाणा के हिसार में है। और धौलावीरा की अगर बात करूं तो धौलावीरा दोस्तों आरएस विस्ट ने धौलावीरा की भी खुदाई करवाई थी और ये दोस्तों आपके कचकारन यानी गुजरात में स्थित है। और राखीगढ़ी की अगर बात करूं तो राखीगढ़ी की जो उत्खनन करता है वो रफीक मुगल है। और ये राखीगढ़ी दोस्तों आपके हरियाणा में स्थित है। तो वीडियो आप लोग देख रहे हो कितने बेहतरीन ढंग से अरेंज किया गया है, इसका कंटेंट कितने बेहतरीन तरीके से अरेंज किया गया है। हर उस पॉइंट को हम लोगों ने इसमें डाल दिया उठा करके जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके बनेंगे। एग्जामिनर खाली सोचे केवल कि वो क्वेश्चन बनाए कहां से। आप लोग इस सेशन को देखने के बाद 30 दिन के पूरे सेशन देखने के बाद पीटी में 100 मार्क्स के पेपर में से आप 92 से 95 मार्क्स बड़े आसानी से स्कोर करके ले आएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके आएंगे। ठीक है ना। इसलिए सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, चाहे आपका करंट हो, स्टैटिक जीके हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जितने भी चैप्टर हैं और एकदम चैप्टर वाइज तरीके से करेंगे और एकदम एग्जैक्टली पीटी के ट्रेंड पे, पीटी के सिलेबस पे बेस्ड है सारी चीजें। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करते हुए चलो यार, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलो। ठीक है। अब देखते हैं सैंधव स्थलों से प्राप्त साक्ष्य एवं वस्तुओं की बात अगर हम लोग करें तो सैंधव स्थलों से प्राप्त साक्ष्य एवं वस्तुओं में पहले हड़प्पा को आइए देखते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक ऐसा कब्रिस्तान हमें देखने को मिला है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र है, शवाधान पेटिका है और शंख का बना हुआ बैल है। और इसके अलावा दोस्तों स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा, पीतल का बना हुआ इक्का और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने के अवशेष, स्वास्तिक और सीपी का पैमाना, ये सारी चीजें हड़प्पा से हमको मिले हैं। ये हड़प्पा से मिले हुए कुछ साक्ष्य हैं इंपॉर्टेंट। अगर मोहनजोदड़ो की बात करूं तो मोहनजोदड़ो से जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य में मिले हैं उसको देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो मोहनजोदड़ो से हमको मोहनजोदड़ो जो है इसका सिंधी भाषा में अगर इसका अर्थ हम लोग जाने तो इसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। क्या, मृतकों का टीला। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर के बल्कि डेमोक्रेटिक थी, जनतंत्रात्मक थी। और इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्तूप का अवशेष भी हमें प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अवशेष हैं उसमें विशाल स्नानागार है, मातृ देवी की मूर्ति है, कासे की नर्तकी की मूर्ति है, राजमुद्रांक है, योगी की मूर्ति मिली है। और इसके अलावा सूती कपड़े मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं, मिट्टी का तराजू मिला है और हाथी का कपाल खंड मिला है। इसके अलावा दोस्तों गलाए गए तांबे का ढेर मिला है। ठीक है ना। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ यानी भगवान शिव की मूर्तियां मिली हैं। कुंभकारों की 6 भट्टियों के भी अवशेष हमको मिले हैं। ठीक है ना। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ
प्रमुख अवशेष थे। अब बात करें चन्हू की, चन्हू से क्या हमें प्राप्त हुआ वो देखते हैं। तो दोस्तों इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। और दोस्तों इस स्थान पर चन्हू में मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। ठीक है ना। और दोस्तों चन्हू एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिले हैं। कौन सी वक्राकार ईंटें मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां से प्राप्त अन्य प्रमुख अवशेषों के में प्रमुख जो है वो है कुत्ते, बिल्लियों का पीछा करते हुए पदचिन्ह जो मिले हैं, अलंकृत हाथी कंघा मिले हैं, लिपस्टिक के बने हुए 4 पहिए वाली गाड़ी हमको मिली है। ठीक है ना। अब बात करें लोथल से मिले हुए प्रमुख साक्ष्यों की, तो लोथल से दोस्तों हमको लोथल जो है वो सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया से आपार का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है ना। लोथल से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में दोस्तों पहला तो जहाजों की गोदी हमें मिली है, मतलब कि डॉक यार्ड मिले हैं। ठीक है ना। इसके अलावा धान और बाजरे के साक्ष्य मिले, फारस की मोहरें देखने को मिली है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों धान की भूसियां देखने को मिली है, मन का उद्योग के साक्ष्य देखने को मिले हैं। और इसके अलावा दोस्तों तांबे का कुत्ता देखने को मिला है, और दिशा मापक यंत्र भी मिला है, और 3 युगल समाधियां भी मिली है। और दोस्तों अग्निवेदी के साक्ष्य इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं लोथल से। और कालीबंगा से हमें क्या मिला है तो वो भी देख लेंगे हम लोग। तो पहले तो ये जानो कि कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के इन दोनों के अवशेष हमको मिले हैं। और कालीबंगा में दोस्तों किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चलता है। कितने स्तर का? 5 स्तरों का पता चलता है। दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख अवशेषों की अगर हम बात करें तो यहां पे आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कांच और मिट्टी की चूड़ियां मिली है, सिलबट्टा मिला है, सूती कपड़े की छाप मिली है, बेलनाकार मुहरें मिली है। इसके अलावा ईंटों से निर्मित चबूतरे भी हमको मिले हैं। और इसके अलावा अग्निकुंड शल्य क्रिया मिली है। और इसके अलावा मिट्टी के खिलौने में देखने को मिले हैं, और प्रतीकात्मक समाधियां और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमको यहां से देखने को मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है ना। और अगर बनावली के साक्ष्यों को देखें तो बनावली से दोस्तों बनावली में भी कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन के दर्शन हुआ करते हैं। इसके अलावा यहां के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहां के प्राप्त प्रमुख अवशेष है हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, तांबे का बाणाग्र, तिल, सरसों का ढेर, सेल खड़ी और पकाई मिट्टी की मुहरें हमें यहां देखने को मिली है बनावली में। और सुरकोटदा में अगर बात करें तो सुरकोटदा में दोस्तों घोड़े की अस्थियां मिली है जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। और यही सबसे खास बात है सुरकोटदा की। इसके अलावा यहां पर एक विशेष प्रकार का बंदरगाह भी पाया गया है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा है, क्योंकि यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन अकेले इसी में से ही बन जाएगा कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। अगर हड़प्पा पूछा जाए तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। और चन्हू की बात करें तो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। और मांडा भी दोस्तों चिनाब नदी के किनारे है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। और लोथल दोस्तों भोगना नदी के किनारे है। और इसके अलावा रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे है। और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। और बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर दोस्तों ये हिंडन नदी के किनारे है। और सुतकागे डोर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके दाश्क नदी के किनारे है। अब इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा काल में विदेशी व्यापारों की बात करें तो ये जानते हैं कि कौन से प्रदेश से कौन सी वस्तु आयातित की जाती थी। तो दोस्तों जो तांबा था, तांबा आपके राजस्थान से और ओमान से आयातित की जाती थी। वहीं पर चांदी की बात करूं तो ये अफगानिस्तान और ईरान से आयातित की जाती थी। और सोना की बात करूं तो ये कर्नाटका से आया करते थे। ठीक है ना। और गोमेद जो थे दोस्तों ये सौराष्ट्र से आयातित होती थी। और दोस्तों लाजवर्द मणि जो थे ये मेसोपोटामिया से क्या करते थे, आयातित की जाती थी। और जो सीसा था ये ईरान से आयातित की जाती थी। इसके बाद दोस्तों हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगरों में मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनेड़ीवाल है और धौलावीरा है। और दोस्तों धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। कितने? 7 चरणों में बांटा गया है।
इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा में शवों को दफनाने के लिए, ठीक है ना, दफनाने का जो प्रथा थी हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में दोस्तों शव को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। दोनों याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो शव डेड बॉडी होती थी उसको दफन किया जाता था, मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, ठीक है ना, इन लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को बनाया था। किसको? ग्रिड पद्धति को अपनाया हुआ था। और सबसे खास बात यह है कि यहां पे जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां हुआ करती थी, ये सड़क की ओर ना खुल करके बल्कि घर के पिछले हिस्से में खुला करती थी, ठीक है ना, पिछवाड़े की तरफ खुला करती थी। और केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में बांटा हुआ था, जबकि दोस्तों धौलावीरा को 3 भागों में बांट रखा गया था। और इसके अलावा दोस्तों कृषि जो है वो हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था, और हड़प्पा से मिली मोहर में सबसे ज्यादा सेनखड़ी से निर्मित है, ठीक है ना। और सिंधु सभ्यता के लोग दोस्तों तलवार से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे, और जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और दोस्तों जो तौल की इकाई थी इन लोगों की, तौल की इकाई के लिए ये लोग 16 के अनुपात में तौला करते थे। और इसके बाद दोस्तों जो मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द, कौन सा? मेलुहा शब्द का अर्थ सिंधु सभ्यता से ही है। और इसके बाद दोस्तों सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष हमको देखने को नहीं मिले हैं। और इसके बाद दोस्तों आंशिक सावधान हड़प्पा में हुआ करता था, ठीक है ना, मतलब कि आंशिक सावधान के जो साक्ष्य हैं ये हड़प्पा से हमको मिले हैं, कलश सावधान के जो साक्ष्य हैं ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और प्रतीकात्मक सावधान जो है ये इसके साक्ष्य कालीबंगा से हमको मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपति नाथ की मूर्तियां भी मिली है। और दोस्तों ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा और 2 हिरण विराजमान है। कौन कौन? चारों तरफ हाथी विराजमान है, गैंडा है, चीता है, भैंसा है और 2 हिरण भी विराजमान है। और इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, और भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती कुंतासी, धौलावीरा और राखीगढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर धरती मां की पूजा करते थे, और शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु नदी से हमको, सिंधु सभ्यता से हमें मिला करते हैं। और सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा प्रचलित थी। इसके अलावा सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। और दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। और मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के भी प्रमाण हमें मिला करते हैं। किसकी? पशु बलि के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत में लिंग पूजा का आरंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जाति में हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक मिलने से ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक थी। और दोस्तों सबसे खास बात यहां पे ये थी जो इंपॉर्टेंट है कि यहां पे इस सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। और दोस्तों हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक थी जो कि दाएं से बाएं की ओर चला करती थी, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर चला करती थी, ठीक है ना। और दोस्तों सिंधु सभ्यता कहां से? सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास रखा करते थे, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों की, तो दोस्तों तमाम विद्वान हैं और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग पतन के कारणों को माना करते हैं। जैसे कि एक विद्वान है जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर, इन्होंने पतन के कारणों में बोला कि बाहरी जो आक्रमण था या आर्यों का जो आक्रमण था इसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। वहीं जॉन मार्शन और अर्नेस्ट मैके ने कहा कि यहां पे बाढ़ आई होगी, इसके वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। और दोस्तों आरएल स्टेइन और अल्मानंद घोष ने बोला कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। और वहीं पे एमआर सहानी ने बोला कि भूतात्विक परिवर्तनों के कारण सिंधु सभ्यता में का पतन हुआ था। वहीं पे केयूआर कनेडी ने कहा कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था।
और वहीं पे सर जॉन मार्शल का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो जाया करता है। ठीक है ना, तो ये था सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि मैंने आधे घंटे में आप लोगों को खत्म करा दिया। देख लीजिए 29 मिनट हुए अभी तक, और 29 मिनट में मैंने आपको सिंधु सभ्यता पूरा खत्म करा दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग आइए पढ़ लेते हैं। ये भी हम लोग 20 से 22 मिनट में खत्म कर देंगे। इतना देर तक आप पेशेंसली रुक चुके हो तो थोड़ा सा दूसरा चैप्टर पढ़ लो, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। क्योंकि मैं दो चैप्टर इसलिए कंबाइन कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सिलेबस बड़ा है और टाइम कम है, 1 महीने में खत्म कराना है आप लोगों को, और बेहतरीन तरीके से खत्म कराना है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और इसीलिए हम डेली आप लोगों के लिए 2 क्लासेस लेंगे। एक तो ये 12 बजे जो क्लास चल रही है, इसके अलावा दोस्तों शाम को 6 बजे इसके प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि पढ़ा है आपने, पढ़ने से काफ़ी नहीं है, आप लोगों को खुद को जज भी करना है कि अभी आपने जो पढ़ा उसमें से आप लोगों को कितना आंसर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। इसलिए जितना मैं करवा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस सेशन भी शाम को जरूर देखिएगा, अदरवाइज ये पूरी प्रिपरेशन आपकी अधूरी रह जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा आपका अपने समय बर्बाद करने का, ठीक है ना। तो चलिए वैदिक संस्कृति की बात करें तो दोस्तों वैदिक सभ्यता, पहले तो मैं आपको टाइम दिखाता हूं। 30 मिनट हो गए, मतलब कि आधे घंटे हो गए। अब देखिएगा ये वैदिक सभ्यता मुश्किल से 15 से 20 मिनट में खत्म करा दूंगा, और एक एक टॉपिक को मैं कवर करवा करूंगा, एकदम टॉपिक को रटा दूंगा आप लोगों को। बस वीडियो को लाइक करते चलो यार, शेयर करते हुए चलो, ठीक है ना। वैदिक संस्कृति की बात करूं तो वैदिक सभ्यता दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है ना, जिसमें वेदों की रचना हुई थी। दोस्तों वैदिक शब्द का जो वैदिक शब्द है ये वेद शब्द से बना हुआ है, और वेद का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान, ठीक है ना। और वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे, तो आर्य थे। इसके अलावा दोस्तों वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट हुआ करता है। और सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया था कि मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। और जो ये आपका वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति को हम लोगों ने 2 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा है। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल, जिसकी समयावधि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, जिसका समयावधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए सबसे पहले ऋग्वैदिक काल को हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल जिसका शासन काल है, और माफ कीजिए जिसका जो काल क्रम है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। दोस्तों सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण थी, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ आर्यों का जो आरंभिक जीवन है वो पशुचारण पर आधारित था, और कृषि इनका मुख्य कार्य था। और 1400 ईसा पूर्व के बोगजकोई के अभिलेख में, कहाँ के, बोगजकोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र देवता, मित्र, वरुण तथा वरुणतात, नासत्य का उल्लेख हमको मिला करता है, ठीक है ना। किसका, इसका इंद्र का, मित्र का, वरुणतात, नासत्य का उल्लेख मिला करता है। और दोस्तों ऋग्वेद में अनेक जानकारी ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ, कहां के, ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिला करता है। इसके अलावा दोस्तों आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे कि प्रोफेसर पेका कहते हैं कि जो आर्य थे ये जर्मनी के मैदानी भागों से बिलोंग करते थे या फिर यहां से आए थे। वही गंगानाथ झा कहते हैं कि ये ब्राह्मी देश से आए हुए थे। अब ये ब्राह्मी देश क्या है, तो अभी मैं ब्राह्मी देश अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना, बस खाली नोट कर लीजिए अभी पॉइंट को। दयानंद सरस्वती ने बोला कि ये जो आर्य थे ये तिब्बत से आए थे। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आर्य बिलोंग करते हैं। और प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा कि जो ये आर्य है ये मध्य एशिया से आए हैं, यानी बैक्टीरिया से आए हैं। और गाइल्स महोदय का कहना है कि हंगरी अथवा डेन्यूब नदी की घाटियों से ये आए हुए हैं। वहीं पे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा कि जो आर्य है ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए हैं। और दोस्तों नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने बोला कि ये दक्षिणी रशिया से आर्य जो है आए थे। लेकिन जो अधिकांश विद्वान हैं वो प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि जो आर्य हैं वो मूल रूप से मध्य एशिया मिड एशिया के निवासी थे, ठीक है ना। अब हम लोग भौगोलिक विस्तारों की बात करें, किसके, ऋग्वैदिक काल या वैदिक संस्कृति के भौगोलिक विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वैदिक और ऋग्वेद ही है। और दोस्तों ऋग्वेद से प्राप्त जानकारियों के अनुसार आर्यों का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था।
और दोस्तों सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को, कहाँ के, सतलुज नदी से यमुना नदी तक का जो बीच का जो क्षेत्र था इसको हम लोग ब्रह्मवर्त कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। और गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र एवं उनके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे दोस्तों ब्रह्मर्षि देश बोला गया, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत बोला गया। और इसके अलावा दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी का वर्णन भी कई बार आया है। इसके अलावा दोस्तों ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। और दोस्तों ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा यानी नदियों में प्रमुख बोला गया है। इसके अलावा दोस्तों ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों सरस्वती और दृष्टवती नदियों के मध्य का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे हम लोग ब्रह्मवर्त बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मवर्त बोला करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी चोटी मुंजवंत का भी उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों अगर बात करें ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में, तो इनका प्राचीन नाम क्या था और वर्तमान हम किन नदियों से जानते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे परुष्णी नदी थी जो ऋग्वैदिक काल में, इसको आज हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। वहीं पे शतुद्री नदी को आज हम लोग सतलज नदी के नाम से जानते हैं। और अस्कनी नदी को हम लोग चिनाब नदी से जाना करते हैं। वहीं विपाशा को व्यास नदी से, गोमती नदी को आज हम लोग गोमल नदी के नाम से जानते हैं। और सदा नीरा नदी जो है इसको आज हम लोग गंडक नदी के नाम से जानते हैं। और अगर वितस्ता की बात करूं तो वितस्ता को आज हम लोग झेलम नदी से जाना करते हैं। और दोस्तों कुंभा नदी को वर्तमान में हम लोग काबुल नदी के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना। अब वैदिक संस्कृति की राजनीतिक स्थितियों के बारे में अगर हम लोग जाने तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार जो था वो तो कुल था। कुल मतलब परिवार था, ठीक है ना। और एक परिवार का मुखिया जो होता था उसको हम लोग कुलप बोला करते थे या गृहपति बोला करते थे। और दोस्तों कुलों के आधार पर ही गांव का निर्माण हुआ करता था, ठीक है ना। और जो गांव का प्रमुख होता था उसको हम लोग ग्रामीणी बोला करते थे, ठीक है ना। और जब कई सारे ग्रामीणी या कई सारे गांव मिला करते थे तो कई सारे गांव मिलकर के एक विश्व बनाते थे। क्या बनाते थे? एक विश्व बनते थे। और विश्व का जो प्रधान हुआ करता था उसको हम लोग विश्वपति बोला करते थे, ठीक है ना। और दोस्तों जब कई सारे विश्व इकट्ठे होते थे तो तमाम विश्व बनता था, जन बनता था। क्या बनता था? जन बनता था। और इन जन के जो शासक होते थे उनको हम लोग राजन बोला करते थे या राजा बोला करते थे। मतलब ये दोस्तों कि राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी जो थे वो प्रमुख थे। और वशिष्ठ रूढ़िवादी और एक मतलब इसी समय के जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरोहित हैं जिनको हम लोग वशिष्ठ और विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। तो जो वशिष्ठ थे दोस्तों ये रूढ़िवादी पुरोहित थे, वहीं पे जो विश्वामित्र थे ये उदार पुरोहित थे, ठीक है ना। इसलिए जो आर्य थे, आर्यों की इकाइयों को हम लोगों ने कुल 5 हिस्सों में बांट रखी थी, ठीक है ना। 5 हिस्से में कौन कौन सी? पहला कुल, फिर ग्राम, विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। मतलब परिवार जो था, परिवार बनता था कुल से, ठीक है ना। और फिर जब कई सारे परिवार मिलते थे तो ग्राम बनता था, जब कई सारे ग्राम मिलते तो विश्व बनता था, और जब कई विश्व मिलते थे तो जन बनता था, और जन से क्या बनता था? राष्ट्र बना करता था, ठीक है ना। और दोस्तों ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का भी विकास हुआ जिसमें सभा, समिति तथा विदथ बहुत ही प्रमुख है। और इसके अलावा दोस्तों ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। किसमें? राजनीति में भाग लिया करती थी। इसके अलावा सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। कौन सी? सभा और समिति जो थी राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। और दोस्तों सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व किया करती थी। वहीं पे दोस्तों विदथ आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। क्या? विदथ आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। और दोस्तों स्त्रियां जो थी वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी, ठीक है ना। अब हम लोग वैदिक संस्कृति की आर्थिक स्थितियों को अगर हम लोग जाने तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण थी और या फिर कबीलाई थी, जो कबीले में रहते हैं, ठीक है ना। और इस काल में दोस्तों गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में थी। इसके अलावा दोस्तों गाय को अघन्या मतलब कि ना मारे जाने योग्य माना जाता था। और इसके अलावा दोस्तों गविशिष्ट गाय की महत्वता बताने वाला एक शब्द है। इसके अलावा दोस्तों पड़ी नामक, उस समय एक पड़ी नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी था जो कि पशु चोरी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था। और इसके अलावा ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी
संबंधी कार्य का वर्णन भी मिला करता है। और सूत रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी जो थे वो रत्नी कहे जाते थे। वहीं पे वेकनाट सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लिया करते थे। ठीक है ना। अरे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज आप जानिए, वो है दशराग्य युद्ध। दोस्तों इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दोस्तों यह युद्ध परुषणी यानी रावी नदी के निकट या फिर रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। ठीक है ना। अब हम लोग वैदिक संस्कृति की सामाजिक स्थितियों की बात करें तो ऋग वैदिक समाज जो थी दोस्तों वो पितृसत्तात्मक थी और सामाजिक संगठन का आधार जो था वहां पे वो गोत्र का जन्ममूलक था। इसके बाद दोस्तों सामाजिक स्थिति के अंतर्गत जो यहाँ का ऋग्वैदिक समाज था, इसकी सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी या कुल हुआ करती थी। और दोस्तों ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा बहुत प्रचलित थी। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य भी दिखाई पड़ते हैं। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। और दोस्तों इसी काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य भाग लेती थी। और दोस्तों ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन भी था। इसके अलावा दोस्तों सबसे खास बात यहाँ की ये थी कि इस समय इस काल में विवाह में दहेज प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है ना दहेज प्रथा था, ना ही बाल विवाह की प्रथा थी, ना तो सती प्रथा थी, ना ही पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन था। ठीक है ना। और एक खास बात ये भी थी कि इसी काल में विधवा विवाह की प्रथा का भी प्रचलन था। और दोस्तों पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। और अगर यहाँ की धार्मिक स्थिति की मैं बात करूं तो धार्मिक स्थिति में दोस्तों ऋग्वैदिक लोग जो थे वो जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वो एकेश्वरवाद था। और दोस्तों ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी दोस्तों बाहुल्यवादी या बहुलवादी हो गए थे। ठीक है ना। अब कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम लोग जाने वैदिक सभ्यता में तो दोस्तों भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और ये 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है ना। और दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं और 10,552 ऋचाएं हैं। और इसके अलावा ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं। और इसके अलावा ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिसके रचनाकार विश्वामित्र है। जी हाँ दोस्तों, विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र को लिखा है और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और ये गायत्री मंत्र दोस्तों सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। और इसके अलावा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसको हम लोग सोम बोलते हैं। और शूद्र शब्द का उल्लेख भी सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को हुरोत कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और दोस्तों यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है और यह वेद गद्य और पद दोनों में है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में कई बार बने हैं कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, तो यजुर्वेद है जो गद्य पद दोनों में है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यजुर्वेदों के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है। और वही दोस्तों यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। और शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और दोस्तों सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है सामवेद में। ठीक है ना। और जो व्यक्ति दोस्तों इस मंत्र को गाता है उस व्यक्ति को हम लोग उद्गाता बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गाता। वहीं अथर्ववेद में दोस्तों सामान्य पुरुष के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन हमें मिला करता है। और इसके अलावा दोस्तों अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहते थे। और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। और इसके अलावा दोस्तों ऋग्वेद में ही महामृत्युंजय मंत्र भी स्थित है। और पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। कौन? पूषण। और जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो जाया करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि थे। ठीक है ना। और इस काल में दोस्तों देवताओं को आहुतियां भी दी जाया करती थी। वहीं
तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट देवता वरुण थे, जो कि जल के देवता थे, और वरुण को दोस्तों ऋतस्य गोपा कहा गया है। ठीक है, अब बात करें कि इसकी उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल का जो समयावधि है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। और दोस्तों ये युग दोस्तों आर्य संस्कृति के प्रसाद और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष तथा विभिन्नीकरण का युग था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक है। अगर बात करें उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में, तो इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक आ गया था। और दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी नर्मदा और सदा नीरा यानी गंडक नदियों का उल्लेख मिला करता है। और 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य के लोग कौशल, विदेह एवं अंगराज्य से परिचित थे। इसके अलावा भारतीय इतिहास में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अणक्षों एवं उपनिषदों की भी रचना हुई। और इसके अलावा अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्राल्य कहा गया था। क्या? व्राल्य। और अगर बात करें यहां के राजनीतिक व्यवस्था की, तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा था, जिसमें क्या प्रमुख थे? विदेह के जनक, कैवेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पंचाल के प्रवाहन जानाली। इसके अलावा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और इस काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। इसके अलावा सभा और समिति राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी, और विदथ का उल्लेख हमको नहीं मिला करता है। इसके अलावा इसी समय पे अश्वमेध, वाजपेय, अनिष्टोम नामक यज्ञ किए जाते थे। और इसके अलावा यजुर्वेद में राज्य उच्च के पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। राज्य के जो उच्च पदाधिकारी थे उनको क्या बोलते थे? रत्नी बोलते थे। ठीक है ना। इसके अलावा सेनानी यानी कि सेनापति, सूत यानी रथ सेना का नायक, ग्रामीणी यानी गांव का मुखिया, संग्रहिता यानी कि कोषाध्यक्ष तथा भागधुग यानी अर्थमंत्री अर्थात करों को वसूलने वाला आदि नाम से जाना करते थे। ठीक है ना। सेनापति को सेनानी के नाम से जानते थे, और रथ के नायक को, रथ सेना के नायक को सूत के नाम से जानते थे। जो गांव मुखिया होते थे उनको ग्रामीणी के नाम से जानते थे, कोषाध्यक्ष को संग्रहिता के नाम से जानते थे, और अर्थमंत्री यानी कि कर वसूलने वाला जो मंत्री था उसको भागधुन के नाम से हम लोग जाना करते थे। ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में, तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम था। क्या था दोस्तों? वर्णाश्रम था। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में कठोरता भी लेकिन आने लगती है। बाद में वर्णों का आधार कर्म पर आधारित ना होकर बल्कि जाति पर आधारित होने लगा था। ठीक है ना। और दोस्तों इस काल में यज्ञ का जो अनुष्ठान था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में भी वृद्धि होने लगी, और धीरे धीरे समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का भी उदय हुआ। और दोस्तों जो व्यवसाय थे वो अनुवांशिक होने लगे। ठीक है ना। जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का उल्लेख मिला करता है, और उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर जिया करते थे। वहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको द्विज कहा जाता था। और दोस्तों ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थी, लेकिन जो चौथा वर्ण था जिसको शूद्र बोलते थे, ये उपनयन संस्कार नहीं ग्रहण कर सकते थे, और यहीं से शूद्रों को यानी अर्थात शूद्र मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। और दोस्तों गोत्र प्रथा यहां से स्थापित हुई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गए, और ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपाण कहा गया। और दोस्तों सबसे पहले जबालोपनिषद में, कौन थे? जबालोपनिषद में चारों वर्णों यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विवरण हमें देखने को मिला करता है। और अगर बात करें यहाँ की आर्थिक स्थिति की, तो इस काल में दोस्तों पशुपालन की जगह कृषि मुख्य पेशा बन गया। और दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं यानी कि जुताई, बुआई, कटाई तथा गड़ाई का उल्लेख मिला करता है। और इस काल में लोहे के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। और यजुर्वेद में दोस्तों लोहे के लिए प्रथम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? प्रथम अयस एवं कृष्ण अयस का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। और दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठीन का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठीन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। और इसके अलावा दोस्तों निष्क, शतमान, पाद, कृपाल, ऋतिका एवं गुंजा आदि माप की अलग अलग इकाइयां थी। और जो निष्क थी दोस्तों, निष्क जो ऋग्वैदिक काल में गले का स्वर्ण यानी आभूषण था, अब दोस्तों एक मुद्रा माना जाने लगा था।
और दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लोगों को समुद्र का भी ज्ञान हो चुका था। वहीं शिल्प धातु शिल्प उद्योग का प्रचलन भी शुरू हो चुका था और इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। इसके अलावा सिक्के का नियमित प्रचलन आरंभ अभी नहीं हुआ था और उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण एवं प्रमुख उद्योग था। वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था और दोस्तों इसमें कपास का उल्लेख यानी कॉटन का उल्लेख हमको नहीं मिला करता है। और अगर यहाँ की धार्मिक स्थिति की बात करें तो धार्मिक स्थिति में दोस्तों ऋग वैदिक काल के दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का अब पहले जैसा महत्व नहीं रह गया था, बल्कि इनके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। और इसके बाद दोस्तों जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए। और इसके अलावा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी उल्लेख मिला करता है। और दोस्तों इस काल के दो बहुत ही बड़े महाकाव्य थे, वो कौन थे? महाभारत, जिसको हम लोग जय संहिता के नाम से जानते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण था। और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों षड्दर्शनों का बीजारोपण हुआ। किसका? षड्दर्शनों का बीजारोपण हुआ करता है। अब दोस्तों आप हम लोग प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तकों के बारे में अगर जाने तो जो चारवाक दर्शन है इसके प्रवर्तक चारवाक ही है, योग के पतंजलि है, सांख्य के कपिल है, न्याय के गौतम है, वहीं पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं ये कौन? जैमिकी है। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? बदरायण है। और वैशेषिक के जो प्रवर्तक है वो कणाद या उलुक है। कणाद या उलुक है, ठीक है ना। इसके अलावा मृत्यु की चर्चा सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में तथा मोक्ष की चर्चा सबसे पहले उपनिषद में हमको मिला करती है। वहीं परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया था। और पुनर्जन्म की अवधारणा दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद से मिला करती है। और अगर हम कुछ इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जाने तो उत्तर वैदिक काल में राजा को राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। किसका? राजसू यज्ञ का। और इसके अलावा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। अब दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पे क्षेत्र के नाम दिए हैं, यहाँ पे शासन का नाम दिया गया है और यहाँ पे उपाधि का नाम दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि पूर्व में साम्राज्य बोलते थे और उसके शासन करने वाले राजा को सम्राट बोला करते थे। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने आपको आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए इसमें इंक्लूड किया है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि छंगो उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, वहीं पे जाबागलो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिला करता है। और सबसे बड़ी चीज कि बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत ही ऐतिहासिक गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद का उल्लेख भी मिला करता है। और लोपामुद्रा दोस्तों अगस्त ऋषि की पत्नी तथा वैदिक ऋचाओं की रचयिता थी। और दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का अर्धांगिनी भी कहा गया है। वहीं पे कुल उपनिषद जो है वो 108 है, जिनमें से 12 उपनिषद प्रामाणिक हैं। और दोस्तों उपनिषद अणच्यों के पूरक और भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वहीं उपनिषद से हमें दोस्तों दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त हुआ करता है। और वेदांग 6 है टोटल, ठीक है ना। कौन कौन से है वो? शिक्षा है, कल्प है, हरा व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद है। दोस्तों ये गद्य में सूत्र रूप से लिखे गए हैं और पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है, ठीक है। और यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। और प्रत्येक वेद के लिए दोस्तों अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। और आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन भी किया गया है। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। और दोस्तों उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ और यम, नचिकेता और उसके बीच 3 वर प्राप्त करने की कहानी भी कठोपनिषद में वर्णित है। और इसके बाद दोस्तों निष्काम कर्म का सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। और पुनर्जन्म का सिद्धांत दोस्तों सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में ही हमको मिला करता है। तो दोस्तों यहां से खत्म हुआ आपका सिंधु घाटी की सभ्यता और आपकी वैदिक सभ्यता, दोनों ही चैप्टर को आज हमने खत्म कर दिया प्रॉपर तरीके से। इस वीडियो को
2 से 3 बार देख लीजिएगा, चीजें आप लोगों को पूरी तरीके से याद हो जाएगी। अब तैयार रहिएगा शाम को 6 बजे के लिए। शाम को 6 बजे इसके प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व करने के लिए यही प्रैक्टिस सेशन बताएगा कि आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें से आप लोग कितना समझ में आया है और कितना आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए होगा तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे, कहां पे, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN लिख करके मैसेज कर देना भाई। आप लोग को हम अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे वीडियोस की सारी लिंक, PDF, अपकमिंग न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, वैकेंसी डिटेल, बहुत कुछ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है वहां पे। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी जरूर करिए, IQ मेंटर लिख के सर्च मारिए, फॉलो कीजिए हमको वहां पे भी। वहां पे हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली कुछ नया और बेहतरीन सीखने को मिलेगा। तो दिस इज तरुण यादव एंड आई थैंक्सफुल टू ऑल, आई एम गिविंग थैंक्स टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शाम को 6 बजे, सभी लोगों से मुलाकात करेंगे। कीप वेटिंग, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।